नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 1 अगस्त साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल और अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान के ऊपर ग्राउंड ब्लॉकेड लगाने की तैयारी कर रहा है। अब इस ब्लॉकेड में क्या कुछ होने वाला है और इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ 43 देशों की एक मीटिंग की है और इस मीटिंग के क्या रिजल्ट निकल के सामने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस चीज को भी हम डीपली डिस्कस करेंगे और साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यमन के हूतीज ने ग्राउंड लेवल ऑपरेशन करने के लिए यानी जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है और क्या कुछ तैयारी हुई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही गाजा के प्लान को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब इस ऐलान से डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो सकता है, साथ ही गाजा की सिचुएशन भी खराब हो सकती है और क्या कुछ और इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब को धमकी दी है और इस धमकी में हिजबुल्लाह ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इराक के ऊपर जो हमला सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर किया था, इस हमले में ईरान के कई सारे लोग मारे गए थे और इनके मारे जाने के बाद अब ये सवाल निकल के सामने आ रहा कि क्या अब ईरान सऊदी अरब पे पलटवार करेगा, और पलटवार अगर करता है तो ये जो 43 देश मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे इनका क्या रुख होगा, ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही पिछले कई दिनों की जंग में इजराइल ने कितना बम लेबनान के ऊपर फोड़ा है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज जितनी भी खबरें बताऊंगा ये तमाम खबरें बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को फौरन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि ईरान के साथ जंग लड़ते लड़ते सऊदी अरब ने यमन के हूतीज के साथ जिस जंग की शुरुआत की है, ये जंग अब सऊदी अरब के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। सऊदी अरब ने यमन के साथ जंग की शुरुआत कर ली, लेकिन इस शुरुआत के बाद यमन ने हमला किया। इस हमले के बाद एक और अपडेट निकल के सामने आती है कि यमन के हूतीज ने इराक की सरजमी का इस्तेमाल किया और इराक की सरजमी के इस्तेमाल से सऊदी अरब में तगड़ा डैमेज किया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर इराक के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है और इस एयर स्ट्राइक से इराक के अंदर कई सारे सिविलियन मारे जाते हैं। अब यहीं से पूरी दुनिया के लोग भड़क चुके हैं। पूरी दुनिया के लोगों ने कहा कि भाई साहब, आपको जंग लड़नी थी, आप यमन के हूतीज से लड़ते, वो आपका रीजनल टेंशन था, लेकिन आपने जो लोकल सिविलियन को मारा या फिर जो पिलग्रिम थे, जो वहां पे यात्रा करने गए थे, जो करबला घूमने गए थे, आपने जो वहां पे हमला किया वो हमला बिल्कुल गलत था। और इसी कड़ी में दोस्तों हिजबुल्लाह ने भी कहा, हिजबुल्लाह ने भी साफ तौर पे कहा कि ये जो एग्रेशन सऊदी अरब ने दिखाया है शरणार्थियों के ऊपर और साथ ही पिलग्रिम्स के ऊपर, ये बिल्कुल गलत था, हम इसको कंडेम करते हैं और अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। यानी हिजबुल्लाह ने भी धमकी दी। अच्छा, इधर एक बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई कि इस हमले में IRGC के 4 से 5 कमांडर शहीद हुए हैं, जिनका जनाजा आप उठते हुए स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब चूंकि ईरान के लोग इसमें मारे गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ईरान तो बदला लेगा। अब ये चीज सऊदी अरब को पता है, दैट्स व्हाई सऊदी अरब दोस्तों बुरी तरीके से डरता है और डरने के बाद ये अपडेट निकल के सामने आती है कि सऊदी अरब ने 43 देशों के साथ, जी हां, 43 देशों के साथ मीटिंग शुरू की। और सबसे ताज्जुब की बात पता है क्या है, इस मीटिंग में तुर्की भी था, इस मीटिंग में पाकिस्तान भी था, इस मीटिंग में अलग अलग और मुस्लिम देश थे, इसके अलावा अमेरिका भी था और बाकी अलग और कंट्रीज मौजूद थे। यानी यहाँ पे पाकिस्तान और तुर्की की भी सच्चाई निकल के सामने आ गई। जो पाकिस्तान और तुर्की आए दिन ये दावा करते थे कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, हम सऊदी अरब को उतना पसंद नहीं करते, आज इनकी सारी कलई खुद गई। चूंकि इस मीटिंग में दोस्तों बाकायदा पाकिस्तान और तुर्की ने शिरकत की और ना केवल शिरकत की बल्कि आश्वासन दिया है कि अगर आने वाले टाइम में सऊदी अरब को कोई दिक्कत होती है तो हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। यानी 43 देशों की एक मीटिंग की गई, जिस मीटिंग के बाद अब ये एक खबर निकल के सामने आ रही कि शायद सऊदी अरब ग्राउंड लेवल ऑपरेशन भी कर सकता है यमन के हूतीज के खिलाफ। इसी दौरान दोस्तों 2 मेजर अपडेट ये निकल के सामने आई है कि यमन के हूतीज के सपोर्ट में यमन के मिलियंस आप लोग, यानी एक तरफ आप सऊदी अरब की कहानी सोचिए कि 43 देशों के डिफेंस सेक्रेटरी आ गए, 43 देशों के, कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे था जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई वहां पे मीटिंग कंडक्ट कर रहा था खुद मौजूद होके, लेकिन किसी भी देश का कोई भी आम नागरिक सऊदी अरब के सपोर्ट में नहीं आया, क्योंकि सऊदी अरब ने मासूमों को मारा।
वहीं आप देखिए कि यमन के हूतीज के सपोर्ट में यमन के लगभग 10 लाख लोग सड़कों पे निकल आए, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इन तमाम लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हम हूतीज रिबेल्स के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब ने जो एग्रेशन किया वो बिल्कुल गलत है। और इसी दौरान दोस्तों सऊदी अरब के खिलाफ यमन के हूतीज के जो प्रवक्ता हैं याह्या सारी, उन्होंने सऊदी बॉर्डर पे जाके ये बात की है मीडिया कर्मी के साथ और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जमीनी स्तर पे भी जाके सऊदी अरब के अंदर घुस के लड़ाई लड़ सकते हैं। والشيء الآخر يصل رسالة لشعبنا العزيز أن قواتك المسلحة والجيش جاهزون وحاضرون للمواجهة ولرد أي عدوان أو أي معتدي على بلدنا. أما بالنسبة لدول العدوان وعلى رأسهم الأمريكي والسعودي والإماراتي فهذه رسالة: إن أردتم السلام فنحن أهل السلام، وإن أردتم الحرب فنحن جاهزون وحاضرون في الميدان، وما بعد هذه المناورة بإذن الله لن يكون كما قبلها. فستشارك في هذه المناورة كل الوحدات من الصاروخية والمسير وسلاح الجو، وكذلك كل الوحدات البرية ستشارك في هذه المناورة، وهي إعلان جهوزية تامة وكاملة لأي معركة قادمة سواء في شهر رمضان أو بعد شهر رمضان. فالعدو أمام خيارين: إما أن يجنح للسلم وهو ما يريده شعبنا وما يريده كل أحرار هذا البلد، أو أنه يعني يواصل في كبره وعناده، وخاصة أن هذه المناورة تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने है कि सीरिया ने भी सऊदी अरब का दामन थाम लिया और सीरिया ने भी साफ तौर पे कहा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और आने वाले टाइम में हम यमन के हूतीज के खिलाफ जंग भी कर सकते हैं। और अगर हमें ट्रंप का आदेश मिला, चूंकि बात तो वही घुमा फिरा के है कि सारे खेल का रचयिता ट्रंप ही है, तो साफ तौर पे कहा गया कि अगर ट्रंप का आदेश मिल जाता है तो हम इराक के खिलाफ भी कुछ करेंगे। और ट्रंप ने आदेश दिया या नहीं दिया वो तो बात की बात है, लेकिन अल जुलानी की जो सेना है वो फौरन साथ निकल जाती है सऊदी अरब के। उसके बाद खबर निकल के सामने आती कि इराक से कई सारे टैंकर जा रहे थे, उनको अल जुलानी की सेना ने रोक लिया, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इन टैंकरों को वापस लौटा दिया। मतलब पिछले कई दशकों से, मतलब 10 से 20 सालों का आंकड़ा आप उठा के देख लेंगे तो इराक का कोई भी टैंकर सीरिया ने नहीं रोका था। लेकिन जब से सऊदी अरब ने इराक के ऊपर हमला किया है, अल जुलानी चाटता हुआ पहुंच गया। इसने साफ तौर पे अमेरिका को खुश करने के लिए इराक के टैंकरों को रोका ताकि इराक की हुकूमत को दिक्कत हो और वो जो पीएमएफ है यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, उसको अपने यहां से भगाए या फिर खत्म करे। यानी अब आप देखेंगे कि जो मुस्लिम उम्मा है, अब चाहे इसको सिया बनाम सुन्नी की लड़ाई आप समझ लें, चाहे आप इसको खलीफा बनने की लड़ाई समझ लें, या फिर अमेरिका को खुश करने की लड़ाई समझ लें, या फिर ईमान वाले मुसलमान और बेईमान मुसलमान जिनके पास ईमान नहीं, आप इनकी लड़ाई समझ लें। क्योंकि बात तो वही है कि भाई साहब एक साइड से अकेला खड़ा है ईरान, कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नहीं है। इधर सऊदी अरब भी आ गया, इधर आप देखेंगे तो तुर्की भी आ गया, पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट कर लिया, इसके अलावा आप देखिए सीरिया भी कूद पड़ा। बाकी और 43 मुस्लिम देश में कौन कौन था उनका नाम भी मैं आपको क्या बताऊं, लिस्ट बड़ी लंबी है, सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे कि भाई सब तो उसी साइड है, ईरान की साइड कौन है? कोई नहीं ईरान की साइड। और जो कुरान के आयतों में आपने पढ़ा होगा या फिर आपने जो इस्लाम का इतिहास पढ़ा होगा, सेम इतिहास आज आप देखेंगे कि हक की बात करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और यहां पे तो उंगलियों पे भी नहीं गिनना है, एक ही देश है, एक ही देश है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, एक ही देश है जो अमेरिका को पानी पिला रहा है, एक ही देश है जो अपनी ताकत के दम पे पूरे इस्लाम के देशों का भला कर रहा है। उसको क्या गरज पड़ी है? मैं कह रहा हूं आप सिया है सुन्नी, भाई मुझसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना मैं सिया हूं, ना मैं सुन्नी हूं, ना मैं मुसलमान हूं। वो आपके इंटरनल मैटर की लड़ाई है। जैसे हमारे यहां ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो जाए तो हमारा मैटर है, उससे आपको क्या ही लेना देना। समझ रहे बात को? तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप इराक की साइड रहें चाहे सऊदी अरब की साइड रहें, लेकिन एक बार आप अपने दिमाग से सोचें कि फिलिस्तीन में जो हुआ वो तो गलत था। और फिलिस्तीन के साथ आवाज उठाने वाला कौन था? सऊदी अरब था क्या कभी? पाकिस्तान था क्या कभी? तुर्की था क्या कभी? कोई नहीं था। और फिलिस्तीन तो सुन्नी देश है, तो यहां सिया बनाम सुन्नी की तो कोई लड़ाई मुझे समझ नहीं आती। लेकिन बस वही है, अमेरिका को खुश करना है तो ये तमाम लोग आज चाट रहे हैं। खैर इसी दौरान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और बात बोली। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी ये जो लड़ाई चल रही ईरान के साथ, इसको आप जंग मत समझें, ये केवल मिलिट्री ऑपरेशन है। जंग तो हमने वियतनाम के साथ लड़ी थी 20 साल। क्या कुछ कहा थोड़ा देखें आप। So we're in there for 5 months, and if you look at Vietnam, they were in there for 20 years.
You look at Afghanistan, they were in there for many years. You look at any one of the wars, Korea, any one of them, they're in there for many years. We're in for 5 months and we have obliterated their military capacity. Again, इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि भाई साहब हमारी जो लड़ाई थी अब तक ये जंग नहीं थी, ये केवल मिलिट्री ऑपरेशन है और इस मिलिट्री ऑपरेशन में हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले टाइम में हम ईरान के ऊपर और तगड़े हमले करेंगे ताकि ईरान एकदम कमजोर हो जाए और ईरान के पास कोई चॉइस ना बचे कि हमें कैसे डील करनी है अमेरिका के साथ। बहरहाल ईरान को इन धमकियों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आज फिर खबर निकल के सामने आई कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से 2 जहाज पार होने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों ही जहाजों को ठोक दिया ईरान ने, दोनों ही जहाजों को। Iran's Islamic Revolution Guard Corps says its naval forces have targeted and stopped 2 oil tankers attempting to transit the Strait of Hormuz via an unauthorized route under U.S. military escort. In a statement, the IRGC said 4 other tankers were forced to turn back after receiving warnings. The statement added that Tehran continues to maintain full control over the Strait of Hormuz and remains committed to safeguarding the Iranian nation's interests. The IRGC also said it has warned shipping companies and insurers not to rely on misleading guidance issued by U.S. CENTCOM, urging them instead to heed Iranian maritime notices. The statement warned that any illegal interference by the U.S. military in the region will not go unanswered. खैर इसी दौरान आपको 2 दिन पुरानी अगर मेरी एक खबर याद होगी जो मैंने आपको बताया था कि जब इजिप्ट के ऊपर हमला हुआ था और इजिप्ट का एक ऑयल प्लांट ठोका गया था और चूंकि अमेरिका के टैंकर वहां पे मौजूद थे तो फौरन बड़े बड़े ज्ञानी पत्रकार 8-9 लाख फॉलोअर लेके बैठे, उन्होंने कहा कि यार ईरान ने ठोक दिया। उसी दिन आप अगर 2 दिन पुरानी मेरी वीडियो उठा के देखें, उसी दिन मैंने आपसे कहा था और आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं, मैंने कहा था कि हमला ईरान का नहीं है। ईरान हमला करता तो ईरान छाती खोल के कहता कि हाँ मैंने हमला किया, ईरान को कोई डर नहीं पड़ा था। ईरान ने जब क्लेम नहीं किया तभी मैंने कहा था कि हमला ईरान का नहीं है। और सेम बात आज दोस्तों जिसके ऊपर हमला हुआ इजिप्ट ने सेम बात बोली। इजिप्ट ने कहा कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ था इस हमले में ईरान का कोई भी इन्वॉल्वेंस नहीं है, हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली, ईरान का 1% भी उसमें इन्वॉल्वेंस नहीं निकला। इसी दौरान दोस्तों अब्बास अराची ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि हमारे इस्लामिक भाईचारे को, हमारे मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश किसी और द्वारा की गई है और यह बिल्कुल फॉल्स फ्लैग है कि ईरान का नाम लगा दिया जाए। मतलब ईरान ने भी डिनाई कर दिया कि हमने हमला नहीं किया था। इजिप्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया था। तो ऑब्वियस सी बात, जो बात मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि हमला इजराइल ने ही किया है। अमेरिका का जहाज था, इजराइल ने उसको जानबूझ के ठोका ताकि नाम ईरान का लग जाए और ईरान का नाम लगेगा तो डोनाल्ड ट्रंप भड़केगा और भड़कने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा विभत्स हमले करेगा। और सेम चीज आप देखेंगे कि मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई और अब इजराइल का ही नाम आ रहा। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट गाजा के हवाले से निकल के सामने आ रही कि गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक ऐलान किया और कहा कि हमने हमास के लोगों से इतने दिन जो बातचीत करके मेहनत की थी, फाइनली हमारी वो मेहनत रंग ला रही है और हमास अब हथियार छोड़ने को तैयार है। अब क्या है उसकी पूरी कहानी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हमास ने साफ तौर पे कहा है कि देखो लड़ाई से या फिर हथियार रखने से किसी का भला नहीं होता और हमने भी हथियार पकड़ा था एक मकसद के साथ और अब हमें लगता है कि अगर हमें हमारा मकसद मिल जाता है तो हम हथियार छोड़ देंगे। ये बात हमास ने बोली। लेकिन इसके अलावा हमास ने एक बात और बोली, उसने कहा कि देखो हम हथियार छोड़ देंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम गाजा के हर एक मैटर से दूर रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। गाजा के पॉलिटिकल फोरम पे हम इन्वॉल्व रहेंगे और चुनाव से लेके हर एक चीज पे हम नजर रखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप हथियार छोड़ दो, बाकी गाजा के लोग आपको पसंद करते होंगे तो आपको वोट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब इस पे इजराइल का कहना है कि भाई साहब ये हथियार छोड़े या ना छोड़े, जब तक ये गाजा से बाहर नहीं हो जाते हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो डील डोनाल्ड ट्रंप कराने की कोशिश कर रहा है, इस डील में कहा गया है कि गाजा के अंदर से आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स पीछे हटेगी और उसके एवज में जो हमास है वो हथियार छोड़ेगा। लेकिन अब इजराइल ने साफ तौर पर फिर कह दिया कि ये हथियार छोड़े या ना छोड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इस पे अमेरिका के ऑफिशियल ने बेंजामिन नेतन्याहू को समझाते हुए कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो डोनाल्ड ट्रंप तुमसे नाराज हो जाएगा। इजराइल ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब इजराइल का एजेंडा जो ग्रेटर इजराइल बनाने का है उस मंसूबे के आगे इजराइल अमेरिका को भी भाव नहीं दे रहा। इसने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता बेटा,
चाहे डोनाल्ड ट्रंप खुश रहे, चाहे नाराज रहे, चाहे भाड़ में जाए, वी डोंट केयर। अब इस पे देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख निकल के सामने आता है, क्योंकि कई मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया गाजा के साथ, लेबनान के साथ, लेकिन इजराइल ने एक भी सीज फायर नहीं माना। शुरुआत के 2-3 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी उमकी दी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खामोश हो गया। उसने कहा कि बात छोड़ो यार। लेबनान की हकीकत आपको बताता हूं, जब से सीज फायर हुआ है, आपको क्या लगता है कि लेबनान ने कोई हमला नहीं झेला? रिपोर्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं कि पिछले सीज फायर के बाद से लेकर अभी तक 700 टन बम, किलो क्विंटल नहीं, 700 टन बम बाकायदा लेबनान के ऊपर इजराइल ने दागा है। और ये तो लिखा पढ़ी में बात है, बाकी अब आप अनऑफिशियली तौर पे सोच सकते हैं कि कितना मोटाट, कितना मिसाइल, कितना गोला बारूद इजराइल ने दागा होगा लेबनान के ऊपर। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान के हवाले से एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि ईरान को अब ग्राउंड लेवल पे ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये तैयारी कैसी होगी, क्या इसमें चीजें होंगी, ये अभी तक मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि वजह है, और वजह क्या वो भी आप जान लें, प्लान इनका जान लें। प्लान इनका यह है कि जो भी देश बाकायदा ईरान से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, वो तमाम देश ईरान को ब्लॉक करेंगे। यानी अब जमीन पे भी कोई ट्रेन वगैरह भेज के ईरान चाइना वगैरह से कोई डील नहीं कर पाएगा। इसमें पाकिस्तान का नाम है, तो पाकिस्तान तो अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान को अमेरिका जो भी बोलेगा पाकिस्तान कर देगा। चलिए ठीक भाई साहब, इसमें एक नाम इराक का भी है, इराक भी ये काम कर देगा, क्योंकि इराक की जो सरकार है वो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की चहेती सरकार है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान भी कर देगा। लेकिन एक नाम इसमें दोस्तों अफगानिस्तान का है। अब यहीं से दिमाग मेरा खटक रहा है कि अफगानिस्तान ईरान के खिलाफ क्यों जाएगा। तो यहाँ पे एक आंसर निकल के सामने आया, जो एक्सपर्ट है उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो इराक इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इधर तुर्कमेनिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन अफगानिस्तान को मनाने के लिए सऊदी अरब खेल खेलेगा, चूंकि यहाँ पे सुन्नी सुन्नी भाईचारा आ जाएगा, और साथ ही तुर्की भी अफगानिस्तान को मनाएगा। अब इसके एवज में अफगानिस्तान को चाहिए लोग रिकॉग्नाइज कर लें तालिबान की हुकूमत को, या फिर कोई और गिफ्ट कर दें, वो तो बात की बात है। लेकिन अब जमीन पे भी ईरान को घेरने की तैयारी हो रही है, और इसको लेके भी ईरान बिल्कुल चौकन्ना बैठा है। खैर, इसी दौरान इराक के हवाले से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। वीडियो आपकी स्क्रीन पे है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि इराक में अचानक से भयानक तरीके से आग लगी है। अब ये आग कैसी लगी है, इसके पीछे क्या कहानी है, अलग अलग पहेलियां हैं। कोई कह रहा है कि इराक के ऊपर सऊदी अरब और अमेरिका ने जो हमला किया था उसकी वजह से आग लगी है। कोई कह रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, इसकी वजह से आग लग रही है। कोई कह रहा है कि किसी इंसान की लापरवाही की वजह से आग लगी है, और कोई कह रहा है कि इसमें CIA और मोसाद के एजेंट शामिल हैं, उनकी वजह से आग लग रही है। बहरहाल इसके पीछे असली कहानी क्या है, उसका कोई अभी तक परफेक्ट आंसर निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, खबर कंफर्म है कि ईरान के बगल में ही इराक के ऑयल रिफाइनरी पे भयानक आग लगी है, और जिससे इराक को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान के हैकरों ने तगड़ा कारनामा कर दिखाया। ईरान के हैकरों ने बाकायदा हैक किया है इजराइल के वाटर सप्लाई को, और हफ्तों तक हैक करके रखा। इजराइल ने इस खबर को अपने अंदर दबा दिया था, लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज़ें जब वहाँ के लोगों ने फेस की, उसके बाद सोशल मीडिया पे इसको लेके पोस्ट किया, और बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि भाई साहब ये तो ईरान के हैकरों का कमाल था कि इनके वाटर का जो डिसलिनेशन पॉइंट था उसको हैक कर लिया, हैक करके पानी बंद कर दिया। अब पानी बंद करने का रिजल्ट ये आया कि इजराइल के लोग प्यासे मरने लगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों अब भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट समेत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घिरती चली जा रही है, क्योंकि भारत अब इजराइल को हथियार देगा। अब इसी को लेके कई सारे विदेशी मीडिया का ये सवाल है कि आखिर इजराइल भारत से हथियार क्यों लेगा। अच्छा, इजराइल लेगा तो लेगा, भारत क्यों देगा? क्योंकि भारत तो फिलिस्तीन का सपोर्टर है, और सबको पता है कि इजराइल हथियार लेके कहाँ मारेगा। ऐसे हाल में भारत सरकार ने कई सारे तर्क दिए और कहा कि भाई जब हमें ज़रूरत थी कारगिल के टाइम पे, तब हमारी मदद की थी इजराइल ने, तो आज हमारा फर्ज बनता है, इजराइल से हमारी डील है। वो तमाम बातें भारत सरकार अपने पक्ष में कह रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात हमको आपको बहुत अच्छे से पता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करे।